ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। महान सौंदर्य, अत्यधिक ताकत और बहुत धन का वास्तव में कुछ खास उपयोग नहीं है। एक सच्चा हृदय इन सब से ऊपर है। ये किसने कहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। बढ़ते वैश्विक ताप से संकट में खेती। इस समय आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे लग रहा है कि आग बरस रही हो। तो इसका खेती पर भी आप देखते हैं कि प्रभाव पड़ेगा। तो धरती जब सूरज के ताप से झुलसने लगे तब केवल मौसम नहीं बदलता, जीवन का पूरा संतुलन डगमगाने लगता है। कभी जेठ की दोपहर ऋतु का स्वाभाविक स्वभाव मानी जाती है, मगर आज वही तपती दोपहर भीषण गर्मी का पर्याय बनती जा रही है। खेतों की नमी सूख रही है, नदियों का जल सिकुड़ रहा है, पेड़ों की हरियाली पीली पड़ती जा रही है और किसानों के चेहरे पर भविष्य की चिंता की गहरी रेखाएं उभर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट ने जिस खतरे की ओर दुनिया का ध्यान खींचा, वह केवल तापमान बढ़ने की खबर नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण आधार और कृषि और खाद्य सुरक्षा पर मंडराता संकट है। लू चलना अब एक मौसमी घटना नहीं रही, बल्कि वह धीरे धीरे समाज, रोजगार और मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह संकट अत्यधिक चिंताजनक है और यहाँ करोड़ों लोगों की आजीविका खेती पर निर्भर है। खेत केवल अन्न नहीं उगाते, वे गांव की अर्थव्यवस्था, परिवारों की उम्मीद है और समाज की स्थिति को भी जीवित रखते हैं। जब तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच जाता है और लू के थपेड़े लगातार कई दिनों तक चलते हैं, तब सबसे पहले खेत प्रभावित होते हैं। मिट्टी की नमी समाप्त होने लगती है, फसलों का विकास रुक जाता है और उत्पादन में भारी गिरावट आने लगती है। विशेष रूप से धान जैसी फसलें अत्यधिक तापमान के बेहद संवेदनशील होती हैं। यही कारण है कि भारत में धान की पैदावार पर बड़े बड़े खतरे की आशंका जताई गई है। भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कभी मार्च अप्रैल तक सुहावना रहने वाला मौसम अब फरवरी के अंत से ही गर्म होने लगता है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लू की तीव्रता हर वर्ष बढ़ रही है। इसका सबसे गहरा असर खेती पर पड़ रहा है। गेहूं की फसल समय से पहले पकने लगती है, दाने का आकार छोटा हो जाता है, उत्पादन घट जाता है। धान की खेती में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन बढ़ती गर्मी और बारिश कम होने के कारण जल संकट गहराता जा रहा है और जब खेतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता, तब किसानों की पूरी मेहनत कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाती है। पहले किसान मौसम के संकेतों को देखकर खेती की योजना बना लेते थे, लेकिन अब मौसम की अनिश्चितता ने अनुभव और परंपरा दोनों को चुनौती दे दी। यही कारण है कि खेती धीरे धीरे जोखिम भरा व्यवसाय बनती जा रही है। ये समस्याएं बता जा रही हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण दुनिया भर में करोड़ों कार्य घंटे प्रभावित हो रहे हैं। भारत में यह स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ बड़ी आबादी खुले वातावरण में काम करती है। खेतों, निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जब गर्मी असहनीय हो जाती है, तब काम के घंटे घट जाते हैं और मजदूरी पर इसका असर पड़ता है। फिर इसका सीधा प्रभाव गरीब परिवारों की आय पर पड़ता है। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आसमान से आग टपक रही है, आप देखिए जो खुले में काम कर रहे होंगे, जो मजदूर होंगे, उनका क्या हाल होता होगा, किस तरह से काम करते होंगे। गांव की अर्थव्यवस्था में कृषि केवल उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक स्थिरता का आधार भी है। यदि खेती लगातार नुकसान देने लगेगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन बढ़ेगा। किसान शहरों की ओर रोजगार की तलाश में जाएंगे और जिससे शहरी क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। और आप देखिए, पहले ही महानगर भीड़, प्रदूषण और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। पशुपालन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिए, ग्रामीण भारत में खेती के साथ साथ पशुपालन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। अत्यधिक गर्मी के कारण पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। चारे और पानी की कमी से उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। मुर्गी पालन उद्योग भी तापमान बढ़ने से प्रभावित हो रहा है। गर्मी पड़ने पर पक्षियों की मृत्यु दर बढ़ रही है और जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। फलों और सब्जियों की खेती भी इस संकट से अछूती नहीं है।
अधिक तापमान के कारण फल समय से पहले पक जाते हैं, उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। सब्जियों की पैदावार घटने से बाजार में कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई आम लोगों की रसोई तक पहुंच जाती है। भारत में चावल उत्पादन पर मंडराता खतरा भी चिंता का विषय है। चावल केवल एक फसल नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के भोजन का आधार है। पूर्वी भारत सबसे बड़ा धान उत्पादक क्षेत्र है और यदि यहाँ तापमान लगातार बढ़ता रहा और पानी की उपलब्धता घटती गई तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। यह स्थिति केवल किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती होगी। खाद्यान्न की कमी से कीमतें बढ़ेंगी तो गरीब तबके पर बोझ पड़ेगा और सामाजिक असमानता गहरी हो सकती है। इस संकट का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार लोग ही सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। गांव के गरीब किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे उत्पादक पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी कीमत वही चुका रहे हैं। दूसरी ओर दुनिया के विकसित देशों ने दशकों तक औद्योगिक विकास के नाम पर भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किया। आज जब पृथ्वी गर्म हो रही है तब उसका दुष्परिणाम विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए जलवायु न्याय की चर्चा भी अब वैश्विक मंचों पर तेज हो रही है। कृषि नीति में अब हमें व्यापक बदलाव करने होंगे। ये आप देखिए उपाय बताए जा रहे हैं। किसानों को मौसम की सटीक जानकारी, फसल बीमा, तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी होगी और सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली, प्राकृतिक खेती जैसे विकल्प भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, पेड़ लगाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी बल्कि समाज को भी अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। अत्यधिक उपभोग, संसाधनों की बर्बादी, प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता ने ही इस संकट को जन्म दिया है। यदि मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर नहीं चलेगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और कठिन हो जाएगा। हमें यह समझना होगा कि धरती केवल संसाधनों का भंडार नहीं बल्कि जीवन का आधार है। खेती की हरियाली केवल किसानों की नहीं, पूरे समाज के लिए जीवन है। और यदि खेती संकट में पड़ेगी तो शहर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। भोजन की हर थाली खेतों से होकर गुजरती है। खेतों का भविष्य अब जलवायु परिवर्तन की आग में झुलस रहा है। यह समय केवल चिंतन का नहीं बल्कि सामूहिक संकल्प का है। यदि आज भी दुनिया ने जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले वर्षों में सूखी धरती, खाली खेत और कठोर वास्तविकता बन सकते हैं। इसलिए यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि मानव अस्तित्व का प्रश्न है। धरती को बचाना अब कोई आदर्शवादी सपना नहीं बल्कि जीवन को बचाने की अनिवार्य शर्त बन चुका है। और आप देखिए, हमारे पूर्वजों ने शुद्ध वायु हमें दी हुई थी, शुद्ध जल दिया हुआ था। हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जा रहे हैं? देख लीजिए, जहरीली हवा, जहरीला पानी, देख रहे हैं आप, और तापमान बढ़ा हुआ छोड़ के जा रहे हैं। तो इस सब पर सबको ध्यान देना होगा, सरकार को भी और आम लोगों को भी। संयमित सत्य की शक्ति। हम में से कई लोग केवल सत्य का साथ देते हैं और सत्य बोलने को ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। अपने जीवन को नियमों, सिद्धांतों के साथ जीना व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर यह विश्वास रखता है कि अगर वह खुद गलत नहीं करेगा तो भविष्य में उसके साथ भी गलत नहीं होगा। यही सोच उसे कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ देने का साहस देती है। पर सत्य केवल शब्द नहीं होता, वह एक प्रभाव भी होता है। वह किसी के मन को संभाल सकता है और किसी को भीतर तक तोड़ भी सकता है। इसलिए जीवन में केवल सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह समझना भी आवश्यक है कि सत्य किस प्रकार कहा जा रहा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमेशा सच बोलो। धीरे धीरे यही आदत हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। पर बड़े होने पर जब हम रिश्तों की जटिलताओं को समझते हैं तब यह एहसास होता है कि हर सत्य को उसी कठोरता से कहना उचित नहीं होता और जिस कठोरता से हम उसे सोचते हैं। कई बार सच बोलने की जल्दीबाजी रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। सत्य का उद्देश्य केवल सही बात तक पहुंचना होना चाहिए। जब सत्य कठोरता का वस्त्र पहन लेता है तब वह संवाद नहीं, प्रहार बन जाता है। जब कोई व्यक्ति संवेदनशीलता के साथ अपनी बात कहता है तब सामने वाला पूरी तरह टूटता नहीं बल्कि सोचने के लिए प्रेरित होता है। यही संयमित सत्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अक्सर देखा जाता है कि दो लोगों के बीच बहस होते होते ऐसी स्थिति बन जाती है जहां दोनों केवल जीतना चाहते हैं। उस समय भी एक दूसरे को उसकी कमियां, असफलताएं और वास्तविकता का आईना दिखाने लगते हैं। धीरे धीरे सत्य संवाद का माध्यम न रहकर आक्रमण का हथियार बन जाता है। दोनों पक्ष यह भूल जाते हैं कि बहस जीतने से अधिक महत्वपूर्ण संबंधों को बचाना होता है। दो लोगों की सोच अलग हो गई है
तो यह कहने के बजाय तुम्हारे साथ चलना संभव नहीं है, यह कहना अधिक उचित होगा। शायद इस समय हमारी सोच अलग है। कुछ समय स्वयं को समझकर फिर इस संबंध को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ऐसे शब्द सामने वाले को सम्मान के साथ सोचने का अवसर देते हैं। राय देना और लेना भी सत्य को व्यक्त करने की एक सुंदर कला है। हर बात को अंतिम निर्णय की तरह कहना आवश्यक नहीं होता है। संतुलित शब्दों में कही गई बात का अधिक प्रभाव छोड़ती है। बोलने से पहले सोचना और सोचने के बाद बोलना ही समझदारी है। सत्य और ईमानदारी दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ईमानदारी व्यक्ति को निडर बनाती है। अगर ये उसी ईमानदारी में संयम ना हो तो वह आप देखते हैं कि कठोरता का रूप ले सकती है। किसी भी सत्य को कहने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसे किस परिस्थिति में और किस व्यक्ति से कहा जा रहा है। अगर व्यक्ति को सम्मान और अपनापन महसूस हो तो वह कठिन से कठिन सत्य को भी स्वीकार करने की क्षमता रखता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने से अधिक चुप रहना उचित होता है, और यह हर सत्य को हर समय कहना आवश्यक नहीं होता है। अनावश्यक कहा गया सत्य कई बार विश्वास की जड़ों को हिला देता है। लोग केवल शब्द नहीं सुनते, वे उनके पीछे छिपे भाव भी महसूस करते हैं। अगर उन्हें यह महसूस हो कि सामने वाला उन्हें छोटा साबित करना चाहता है तो वे सत्य को स्वीकार करने के बजाय उससे दूर होने लगते हैं। वैचारिक मतभेदों में यह स्थिति और अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। जब किसी विचारधारा, सोच या सिद्धांत पर चर्चा होती है तब आमतौर पर हर व्यक्ति अपनी बात को सही सिद्ध करने में लग जाता है। धीरे धीरे संवाद समाप्त होने लगता है और अहंकार बढ़ने लगता है। व्यक्ति तर्क देने के बजाय स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करने लगता है। यही वह क्षण होता है जब ईमानदारी आक्रामकता में बदल जाती है और संबंधों में अविश्वास जन्म लेने लगता है। ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है संवाद को सुरक्षित रखना। व्यक्ति की सोच पर हमला करने के बजाय उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर सामने वाले को यह महसूस हो कि उसकी बात भी सुनी जा रही है तो वह जिद पर नहीं उतरता। सम्मानजनक संवाद दो लोगों के बीच विश्वास को जीवित रखता है। सत्य को कभी आदेश की तरह नहीं बल्कि सुझाव और समझ की तरह रखना चाहिए। जब सत्य को थोप दिया जाता है तब वह विरोध पैदा करता है, पर जब वह सत्य संवेदनशीलता और सम्मान के साथ कहा जाता है तब वह व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे जगह बनाता है। और यही कारण है कि सहमित सत्य अधिक प्रभावशाली होता है। ईमानदार और सत्य प्रिय व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता है, और उसकी सबसे बड़ी शक्ति इसका आत्मबल और उसका संयम होता है। वह जानता है कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ विजय धैर्य और समझ और समय के साथ मिलती है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन उस मार्ग पर अगर संयम, संवेदनशीलता और नीतिगत व्यवहार साथ हो तो वही सत्य आखिर संबंधों को तोड़ने के बजाय उन्हें और अधिक गहरा बना सकता है। सच यह है कि ईमानदारी के साथ कहा गया सत्य कभी हारता नहीं है, वह कठिन रास्तों से गुजरता है, लोगों की असहमति सहता है, कई बार अकेलापन भी महसूस करता है, पर आखिरकार वही सत्य सम्मान प्राप्त करता है। आत्मबल, संयम, संवेदनशील व्यवहार ही वे आधार हैं जिन पर सत्य और ईमानदारी लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। कहते हैं ना कि सत्य के सामने कितनी भी चुनौतियां हैं, समस्याएं, जीत सत्य की होती है, लेकिन बहुत इसे मेहनत करनी पड़ती है, एक तरह से बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये छोटी छोटी आप देखिए टिप्पणियां हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लापरवाही की लपटें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल आग लगने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगी। तो इन हादसों से बार बार महानगर के बुनियादी ढांचे, विद्युत प्रणालियों, सुरक्षा नियमों में खामियां सामने आती हैं। और ताजा मामला दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में लगी भीषण आग का है, और जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले विवेक विहार में लगी आग में 9 लोगों की जान चली गई थी। इस तरह की घटनाओं ने अवैध निर्माण, प्रशासनिक ढिलाई, कानूनों की अवहेलना की बढ़ती परिपाटी की खतरनाक गठजोड़ को उजागर किया है। अग्नि सुरक्षा तंत्र और प्रशासनिक ढांचा कागजों तक सीमित है। मालवीय नगर के जिस होटल में आग लगी वहां सरकार ने 6 कमरों की इजाजत दी थी और 25 कमरे चलाए जा रहे थे। नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा था। सवाल यह है कि कानून एवं प्रवर्तन एजेंसियां क्या कर रही थी।
मैंने कहा ना कि कानूनी एजेंसियां हो, सरकार हो, अधिकारी हो, सब कब जागते हैं जब कोई दुर्घटना घट जाती है इस तरह की। फिर आप देखते हैं लीपापोती करने लग जाएंगे, फिर कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, फिर इस तरह की घटना होगी, फिर आप देखते हैं कि लोग जागने लगते हैं, सरकारें जागने लगती हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करने लगती हैं। दिल्ली के शहरी विस्तार ने एक विरोधाभास पैदा कर दिया। यहाँ पे शासन विकेंद्रीकृत है। कई एजेंसियां दिल्ली दमकल सेवा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार आदि के बीच कामकाज बटा हुआ है। जब कोई हादसा होता है तो एक विभाग दूसरे का पर आरोप मढ़कर जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रशासनिक गतिरोध के कारण जवाबदेही शून्य हो जाती है। सक्रिय गलियां, अनाधिकृत निर्माण, एक ही प्रवेश, एक ही एवं निकास द्वार और अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना काम चलाना आम बात है। सख्त कानूनों के बावजूद जमीनी स्तर पर भवन निर्माताओं और अवैध संचालकों में नियमों के पालन का कोई डर नहीं है। कई इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जो अवैध होती हैं उनमें अक्सर अग्नि सुरक्षा नियम का ध्यान नहीं रखा जाता है। अग्नि सुरक्षा को दरकिनार किया जाना भी गंभीर चिंता का विषय है और इस तरह के हादसे प्रशासनिक और नागरिक लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। सवाल उठता है कि अनियोजित विस्तार की अंधी दौड़ में जान माल से समझौता कब तक होता रहेगा। नगर निकायों से संबंधित नियम शहरी सुरक्षा की रीढ़ होते हैं। आपातकालीन निकास, विद्युत भार क्षमता, निर्धारित दूरी और अग्नि सुरक्षा मार्गों और भवन निर्माण से संबंधित मानदंड दशकों के अनुभव के आधार पर तैयार किए गए हैं। इनका उल्लंघन इमारतों को मौत के जाल में बदल देता है। सुविधा, प्रतिष्ठा या लाभ की लालच में कानूनों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति हादसों को नियंत्रण देती है। कायदे से नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन करते कहाँ हैं, कहाँ लागू होते हैं नियम। और इन्हें ताक पर रखकर इमारत बनाने वालों, रिश्वत लेकर उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। नगर निकायों को नियमों के अनुपालन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ बनाना चाहिए। शहरी आवास के बदलते स्वरूप भी चिंताजनक हैं। शहर आधुनिक विलासिता तो चाहता है, लेकिन अक्सर सुरक्षित जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की उपेक्षा करता है। एक आधुनिक शहर वह नहीं है जिसमें ऊंची इमारतें, विलासिता, अनाप शनाप कमाई हो, बल्कि यह कि जहां मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। आजकल आप देख रहे हैं कि हर किसी का स्वार्थ बढ़ गया। हर कोई आप देखते हैं कमाई करना चाहता है, अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहता है। बेटियों की खातिर विचित्र बात है कि विवाह के बाद समाज बेटियों को परिवार से अलग मान लेता है, जबकि बेटियां माता पिता के प्रति अपना दायित्व बाखूबी निभाती हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी देखभाल करती हैं। हालांकि प्रतिकूल परिस्थिति में वे आश्रित भी रहती हैं। ऐसे में परिवार की परिभाषा में उनको शामिल ना करना न केवल समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए बीते मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बेटी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से बाहर रखा जा सकता है। परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल न करना बनवाना अनुचित तथा संवैधानिक रूप से अस्वीकार है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराध्य की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी शामिल नहीं है। इस पर एक मित्र राशन विक्रेता की बेटी ने आदेश को चुनौती दी, जिसमें अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के डीलर के रूप में नियुक्ति के उसके दावे को खारिज कर दिया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में शीर्ष अदालत ने याद दिलाया कि विवाह ना तो बेटी और माता पिता के बीच बंधन को समाप्त करता है और न ही आश्रित नहीं होने का वैध आधार प्रदान करता है। दो मत नहीं है कि परिवार में बेटियों के समान अधिकार है, इसे स्वीकार करना होगा। बेटियों के अधिकारों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अदालत का यह कहना उचित है कि निर्भरता एक तथ्यात्मक प्रश्न है, इसका निर्णायक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। निसंदेह परिवार की परिभाषा में वैवाहिक स्थिति से ऊपर उठकर परस्पर निर्भरता को भी समझने की जरूरत है। इसे इस संदर्भ में देखना चाहिए कि जब एक विवाहित पुत्र परिवार का हिस्सा होता है तो विवाहित बेटी ने से किस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने इसी असमानता को दूर करने का संदेश दिया है। इससे बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा एक बार और सुनिश्चित हुई है। देखिए, सर्वोच्च अदालत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। हमारी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।